हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में हमारी सब्जेक्ट का चैप्टर टू है जो आपका इंस्टॉलेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका चैप्टर 2 है इंस्टॉलेशन मतलब कि संस्थापन, इस चैप्टर में भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो इसका 2 मैराथन क्लास आएगा। इस मैराथन क्लास में हम काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले चलिए हम ये देख लेते हैं कि इस मैराथन क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम आपको सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आपको कोई वीडियो या नोट्स दोबारा न देखना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 2 इंस्टॉलेशन से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के संस्थापन को विस्तार से समझाइए। और इसी में देखिए जब आपको हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे इसी में कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन को अगर हम पढ़ चुके हैं ये ना देखें। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्थापन से आप क्या समझते हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन क्या होता है। अब इंस्टॉलेशन में ही आपको और कई सारे टॉपिक मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी जब ये सब टॉपिक आपको क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कम से कम 2 पेज तो लिखना है, क्योंकि IMRE में आप जितना अधिक लिखेंगे इसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि संस्थापन आप एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 4 पेज तक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको उस समय एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद है स्टील टावर को खड़ा करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो स्टील टावर को खड़ा करने के लिए कम से कम 5 से 6 विधि होती है, तो सारे मेथड को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताया कि स्टील टावर को खड़ा करने के लिए मतलब कि किस वोल्टेज के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, तो सारे मेथड को बताया। तो एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक मेथड का को देकर भी पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि बिल्डअप मेथड के बारे में लिखिए, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को देखना है। इसके बाद है आपका जंपर वायर क्या है, इसको समझाइए। चालक तारों में जॉइंट यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और जॉइंट क्यों किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जॉइंट को के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है हमने यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूमिगत केबल को कैसे बिछाते हैं, और इससे संबंधित टर्म जो है आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक टॉपिक है इंस्पेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ केबल। ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पिछले कई बार से टॉपिक नहीं पूछा गया है कि केबल का हम निरीक्षण कैसे करते हैं, उसका भंडारण कैसे करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, यानी कि अगर हमको केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसको किस प्रकार से ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें केबल लेइंग डेप्थ एंड क्लियरेंस। इसके बाद नेक्स्ट है भूमिगत केबल को बिछाने की सभी विधियों का उल्लेख कीजिए, यानी भूमिगत केबल को बिछाने के लिए 4 मेथड होते हैं। उन 4 मेथड में से कोई भी 2 मेथड आपको एग्जाम में दे देगा, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से 4 मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आपको तैयार करके जाना है और वीडियो में आगे आपको बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इस मैराथन क्लास को सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जो कि फाइनल ईयर के हैं। और आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और अपने टेलीग्राम चैनल पर हम टॉप 40 इंपॉर्टेंट IMRE के 40 क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपको तैयार करके जाएंगे, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। अब हम आपका इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक 1 से देखते हैं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के संस्थापन को विस्तार से समझाइए। देखिए इंस्टॉलेशन का हिंदी मीनिंग अगर बात करें तो इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संस्थापन। आप लोग से कभी न कभी सुने होंगे कि इस चीज़ का स्थापना किया गया, या कोई भी नया कोई भी चीज़ होता है तो उसको क्या करते हैं हम उसको, मतलब कि जैसे कि घरों में वायरिंग होता है, तो घरों में जब वायरिंग होता है तो वहाँ पर हम जैसे क्या लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, सॉकेट लगाते हैं, लाइट लगाते हैं। इन सभी को हम केबल के माध्यम से एक स्ट्रक्चर के रूप में लगाते हैं। तो क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है वो भी क्या है, प्रकार का एक विद्युत संस्थापन है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है एक विद्युत संस्थापन है। इसमें एक केबल और इससे संबंधित उपकरण, स्विच, सॉकेट और लाइट को एक स्ट्रक्चर में स्थापित किया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंस्टॉलेशन होता है उसका मतलब है कि कई प्रकार के उपकरण को एक स्थान पर हम क्या लग करते हैं, एक स्थान पर स्थापित करते हैं ताकि एक ही स्थान से उस चीज़ को ऑपरेट कर सके। जैसे आप लोगों ने सब स्टेशन देखा होगा, तो सब स्टेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी खाली स्थान को चयन करते हैं। उसके बाद वहाँ पर सब स्टेशन में जो भी उपकरण लगते हैं उन सबका वहाँ पर स्थापन किया जाता है। इसी को बोला जाता है संस्थापन, इंस्टॉलेशन। मतलब नई चीज़ों को स्थापित करना क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से इसका दिया जाएगा कि वैद्युत संस्थापन जो है
वैद्युत संस्थापन जो है एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्युत उपकरणों का एक संयोजन है। इसका बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जैसे भी कि आप घरों में जब आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, ताकि हम घरों में मतलब कि एक ही स्थान से क्या करें, जो भी हमारे घर में लाइट हो गया, जो भी चीज़ लगा हो उसको हम ऑपरेट कर सके, उसको हम मतलब कि सही तरीके से ऑपरेट कर सके, इसलिए करते हैं। यहाँ पर उदाहरण में हमने लिखा भी है कि जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है आपका एक विद्युत संस्थापन है, इसमें कई उपकरण जैसे बोर्ड, सॉकेट, लाइट आदि का एक संरचना में केबलिंग किया गया होता है और यह डोमेस्टिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो हमने आपको दो एग्जाम्पल बताए, एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है एक संस्थापन एक प्रकार का, और आप सब स्टेशन भी इसी तरह से ले लीजिए। सब स्टेशन भी क्या करता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थापित इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, ताकि हम क्या करें, सब स्टेशन क्या काम करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, वहाँ पर मीटरिंग का कार्य होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं जो सब स्टेशन में होते हैं। तो सब स्टेशन का भी इंस्टॉलेशन इसलिए किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन वर्ड से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो वहाँ पर पहले ज़मीन की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद वहाँ पर उसमें जो भी घर बनाने में जो भी मटेरियल लगते हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, यूज करते हैं, और एक प्रकार से घर बन के तैयार हो जाते हैं। कहने मतलब वहाँ पर एक घर स्थापित किया जाता है या इंस्टॉलेशन किया जाता है। इंस्टॉलेशन का नॉर्मल मीनिंग यही है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो विद्युत संस्थापन जो होता है एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्युत उपकरणों का एक संयोजन है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो इंस्टॉलेशन होता है वो यही होता है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विद्युत उपकरणों का एक संयोजन होता है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में बताया, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में समझना है। अब बात आती है कि जो यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसको पहले आप समझिए, क्योंकि यही बेसिक है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप अगर एग्जाम में नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि मीनिंग समझ लिए हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। आपका अगला टॉपिक यही है, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो इसका मतलब क्या है, तो आपको बताइए जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है आप लोग देखे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकती हैं ट्रांसमिशन लाइन है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांसमिशन लाइन है। तो देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आप ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आप ट्रांसमिशन लाइन, ये वाला ट्रांसमिशन लाइन जो देख रहे हैं, इसको इंस्टॉलेशन कैसे कर देंगे, मतलब कि इसको पहले क्या करेंगे, पहले टावर को खड़ा करेंगे, उसके बाद वायर को किसी भी मशीन की सहायता से ऊपर ले जाएंगे, फिर वहाँ पर उसको जितने मीटर की दूरी पर रखना होगा वैसे करेंगे। तो सारा एक स्टेप होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे उपकरण होते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन की केबल्स होती हैं आप लोग देखे होंगे, मोटे मोटे केबल होते हैं। तो उस केबल को किस प्रकार से हमको रखना चाहिए, एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसको कैसे करेंगे। तो इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का मतलब यही होता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन को हम किस प्रकार से उसको स्थापित करेंगे, अगर हमको किसी जगह स्थापित करना हुआ, या ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग होता है, स्पैन होता है, ग्राउंड क्लियरेंस होता है, उसको कैसे करेंगे। फिर क्या बात आती है कि जो ट्रांसमिशन लाइन का टावर होता है उसको कैसे खड़ा करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का जो पोल एक होता है, टावर होता है, जो मतलब कि 66 kV से ऊपर लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम टावर का प्रयोग करते हैं। और पोल का भी आप घरों में देखे होंगे, जो सीमेंट वाला पोल होता है, सीमेंट वाला पोल होता है वो भी देखे होंगे, उसको कैसे खड़ा किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग पर लाइन कैसे ले जाते हैं। कहने मतलब अगर जैसे यहाँ पर रेल की पटरी गई है और यहाँ से आपको ट्रांसमिशन लाइन ले जाना है तो उसको किस प्रकार से ले जाएंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन का मतलब यही होता है कि ट्रांसमिशन लाइन को आप इंस्टॉलेशन मतलब कि स्थापित कैसे करेंगे, तो यही पढ़ना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। तो अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, और जितना भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो भी, और जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो भी, आप सारी चीज़ें अपने नोट्स में नोट करते चलिए। अब देखिए, चूँकि हमारा टॉपिक ही है कि ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन, पहले ये पढ़ना है, फिर पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इंस्टॉलेशन। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसको हम दो प्रकार से ले जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है ओवरहेड, एक होता है अंडरग्राउंड। ओवरहेड वाला तो टावर के ऊपर से ले जाते हैं, टावर की सहायता से ले जाते हैं, और जो अंडरग्राउंड होता है वो भूमि के नीचे से जाता है। तो दोनों को कैसे स्थापित किया जाता है, उसका एक स्टेप होगा, एक सिस्टम होगा, एक नियम होगा।
तो उस नियम को कैसे फॉलो किया जाता है, क्या क्या होते हैं, यही सब पढ़ना है। सबसे पहले अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, जैसे देखिए पावर प्लांट जो होता है वहाँ पर हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। बिजली का उत्पादन कितने केवी करते हैं, 11 केवी का हम बिजली का उत्पादन करते हैं। अब वहाँ से हमको क्या ज़रूरत होती है कि उसको एक स्थान से, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान के ले जाने के लिए हमको स्पीड चाहिए, ताकि हाई स्पीड रहेगा तो जल्दी से पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 11 केवी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 66 केवी में, ठीक है। 11 केवी को 66 केवी में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद 66 केवी में जब कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद हमको ज़रूरत होगी ट्रांसमिशन लाइन की। तो वहीं पर यहाँ पर हमने लिखा है कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है, और 66 केवी से अधिक के करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हम टावर का उपयोग करते हैं, और टावर के माध्यम से करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन में ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड मोटे ACSR वायर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जो पावर प्लांट पर बिजली का उत्पादन होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का वायर होता है, यही होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पर एक चित्र में दिखा देते हैं ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन सबको कैसे स्थापित किया जाता है, इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको केवल आपको बताना था कि ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। अब यहाँ पर जो आप दो टावर देख रहे हैं, नंबर 1 टावर ए, नंबर 2 टावर ए, तो दो टावर के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है स्पैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैन, दो टावर के बीच की दूरी क्या बोला जाता है, स्पैन बोला जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अगर आपको बताया तो ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 फेज वायर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 फेज वायर होते हैं, और एक बिल्कुल जो ऊपर से जाता है वो अर्थिंग वायर होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये क्या है, ये फेज वायर है, ये 3 मतलब यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ये 3 फेज वायर हैं। और यहाँ पर जो ऐसे करके ऐसे निकला है इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो क्रॉस आर्म को कैसे स्थापित करते हैं ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर मतलब कि एक ट्रांसमिशन लाइन के जो टावर होता है उसको कैसे खड़ा करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर 3 जो आपका फेज वायर हो गया, और एक ऊपर जो जाता है उसको अर्थिंग वायर बोलते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे एक टॉपिक है, यहाँ पर एक लिखा गया है स्टॉक ब्रिज डैम्पर। स्टॉक ब्रिज डैम्पर ये क्या होता है आपको बता देते हैं। स्टॉक ब्रिज डैम्पर जो होता है, देखिए जो स्टॉक ब्रिज डैम्पर होता है, जैसे कि अगर जैसे जब कभी भी जब वोल्टेज को जब हाई वोल्टेज इससे गुजारा जाता है तो आप लोग देखे होंगे वायर में एक झंझनाहट उत्पन्न होता है। तो उस झंझनाहट को कम करने के लिए ही स्टॉक ब्रिज डंपर लगाया जाता है। जब हाई वोल्टेज को इस वायर से जब हाई वोल्टेज को गुजारा जाता है तो इसमें बहुत अधिक झंझनाहट उत्पन्न होता है, और उसी झंझनाहट को कम करने के लिए स्टॉक ब्रिज डंपर लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म हैं इंस्टॉलेशन ट्रांसमिशन लाइन को लेके, वो सब इसमें आपको नहीं पढ़ना है, बस उनको कैसे लगाना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे करके ये क्रॉस आर्म है, तो इसको कैसे लगाना है, टावर कैसे खड़ा करना है, अर्थिंग कैसे करना है। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा होगा आपको, ये चीज़ यहाँ पर जो ये वाला वायर है, ये वाला वायर ऐसे करके 2 वायर गए ना, इसका नाम होता है जंपर वायर, इसको जंपिंग वायर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको कैसे स्थापित करते हैं, तो यही सब आगे पढ़ना है। बस अभी आप ये जान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग हम वोल्टेज या करंट के फॉर्म को, वेव के फॉर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। अब हमको इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है आपका व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन करके टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक दिया गया है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो हमने आपको समझा दिया कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। अब आपको बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है। तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का उपयोग हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि ये आपका पावर प्लांट है। यहाँ पर जो पावर प्लांट में 11 केवी को हम जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको वोल्टेज को स्टेप अप कर लेते हैं, मतलब बढ़ा लेते हैं वोल्टेज को। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका ट्रांसमिशन, यहाँ पर आपका आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन का टावर। यहाँ से हम जो यहाँ पर वोल्टेज जो
मतलब कि जो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं और ट्रांसमिट के बाद ट्रांसमिशन सब स्टेशन आता है। जब हमको मतलब जब घरों में सप्लाई देना होता है तो वहाँ कहाँ से आता है, सब स्टेशन से आता है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कई जगह पर सप्लाई करने के लिए हम सब स्टेशन का प्रयोग करते हैं। अब आप इसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी शहर में रहते हैं, अब पावर प्लांट में बिजली बनने वाली बिजली ट्रांसमिशन लाइन की मदद से आपके पास के किसी सब स्टेशन में आ गया है। कहानी मतलब आप कहीं भी रहते हैं तो अगर पावर प्लांट से जो बिजली का उत्पादन होता है वहाँ सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन की मदद से उसको किसी सब स्टेशन पर पहुँचाया जाता है। सब स्टेशन से पहुँचाने के बाद लेकिन हमें बिजली की ज़रूरत तो हमारे घरों में इसके अलावा कंपनी आदमी है, तो अब आगे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का होता है। तो कहने मतलब जो घर होते हैं, सर्विस कनेक्शन जिसको बोलते हैं, जो घर होते हैं अगर उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई देना है तो सब स्टेशन के माध्यम से आपके घरों तक जो होता है आता है, और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। मतलब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब देखिए यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक पोल है और पोल के माध्यम से सर्विस लाइन ये गया है। जो यहाँ से जो लाइन जाती है घरों में, इसको बोलते हैं सर्विस लाइन, और इसी की क्या बोलते हैं, जो लाइन गई है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन काम क्या करता है, घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि सब स्टेशन से जो भी वोल्टेज आता है, सब स्टेशन से जो भी वोल्टेज आता है, सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको स्टेप डाउन करते हैं। इसके बाद वोल्टेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की मदद से कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं। तो ये चीज़ें था आपका पढ़ना था। सबसे पहले टॉपिक जो था इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। स्टील जो टावर होते हैं उसको खड़ा करने की कई विधियाँ होती हैं, यहाँ पर जो भी आपके सिलेबस में वो हम बताएंगे। तो देखिए आपका जो स्टील टावर होता है उसको खड़ा करने की 4 मुख्य विधियां होती हैं। स्टील टावर को खड़ा करने की 4 मुख्य विधियां होती हैं। पहला देखिए होता है आपका बिल्डअप विधि या टुकड़ा करने की विधि। पहला मेथड होता है बिल्डअप विधि, और ये नाम है, इसके बाद सभी जितने भी मेथड है अभी आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। दूसरा होता है आपका सेक्शन मेथड, और तीसरा होता है ग्राउंड असेंबली मेथड, और चौथा होता है हेलीकॉप्टर मेथड। तो ये 4 विधियां होती हैं जिसकी सहायता से एक स्टील टावर को खड़ा किया जाता है। वैसे देखिए एक बात आपको और बता दें, नॉर्मली जो आप लोग पोल देखे होंगे, जो आरसीसी का पोल देखे होंगे खंभा, उसके लिए इन विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब बात आती है बल्क इलेक्ट्रिक पावर, कहने का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर के जो कंडक्टर होते हैं उनसे उनके लिए क्या होता है, 66 kV से हमने बताया भी आपको, अगर 66 kV से अधिक का है तो इसके लिए हम टावर का प्रयोग करते हैं। बाकी वैसे क्या करते हैं हम, वो जो खंभा होता है आरसीसी का या लकड़ी खंभा, उससे भी काम चला लेते हैं। तो एक बार वैसे बता देते हैं आपको, जो स्टील टावर के अलावा जो टावर होते हैं उनको कैसे खड़ा किया जाता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टील टावर को कैसे खड़ा करते हैं। तो देखिए जो आपका खंभों को खड़ा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले नींव खोदते हैं। तो खंभों को खड़ा करने के लिए नींव खोदते हैं, और नींव जो खोदते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा नींव खोदते हैं, ताकि मतलब कि दृढ़ता ताकि जब आप खंभा उसमें खड़ा करें तो दृढ़ता बनी रहे। और जो नींव खोदने के लिए जो गड्ढे का आकार होता है वो होता है 75 इंटू 45 सेमी का गड्ढा खोदते हैं। अब गड्ढा खोदने के बाद क्या करते हैं, नींव की खुदाई के बाद क्या करते हैं, खंभे को हमको नींव में खड़ा करना होता है। तो खंभों को नींव में खड़ा करने के लिए 2 मेथड का यूज किया जाता है। पहला होता है डायरेक्ट पोल मेथड, और दूसरा होता है डेड मैन मेथड। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे डायरेक्ट पोल मेथड और डेड मैन मेथड दोनों। तो जो डायरेक्ट पोल मेथड होता है इसका उपयोग हम करते हैं जो ज़्यादा भारी खंभे होते हैं उसको खड़ा करने के लिए, और जो डेड मैन मेथड होता है इसका प्रयोग करते हैं हम जो हल्के खंभे होते हैं उनको खड़ा करने के लिए। जो डायरेक्ट पोल मेथड होता है, सब दोनों मेथड में ही क्या करते हैं, पहले खंभे को बिल्कुल पट गिरा देते हैं, और खंभे का जो नीचे वाला भाग होता है जिसको हमको ज़मीन में रखना है, मतलब जिसको नींव में डालना है, वो नींव के साइड रहता है। इसके बाद क्या करते हैं, रस्सी की सहायता से इसको हम खंभे को नींव में खड़ा कर देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ का ज़मीन कैसा है, क्योंकि खंभा जहाँ खड़ा किया जाएगा वहाँ का ज़मीन अच्छा होना चाहिए ताकि मजबूती बना रहे। और अगर वहाँ पर ज़मीन के अनुसार डिपेंड करता है किस प्रकार से गड्ढा खोदा जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टील टावर के अलावा जो टावर्स होते हैं, जैसे लकड़ी का पोल हो गया, आरसीसी पोल हो गया, उनको कैसे खड़ा किया जाता है ये बता दिया आपको।
अब देखते हैं जो स्टील टावर हाई पावर को जो ट्रांसमिट करते हैं उनको कैसे खड़ा करते हैं। जो आप हाईवे के बगल या कहीं पर भी देखे होंगे उसको, उसके लिए 4 विधि हमने आपको बताया, बिल्डअप विधि, सेक्शन मेथड, ग्राउंड असेंबली मेथड और हेलीकॉप्टर मेथड। अब बारी बारी से सभी मेथड को हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्डअप मेथड क्या होता है ट्रांसमिशन टावर के इरेक्शन के लिए खड़ा करने के लिए। तो देखिए जो बिल्डअप मेथड होता है, बिल्डअप का मतलब कि यहाँ पर के बिल्डअप का मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। तो देखिए इस मेथड का प्रयोग जो होता है भारत में 66 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV ट्रांसमिशन लाइन को खड़ा करने में होता है। तो जो टावर के नाम आपने सुना होगा, जो टावर के नाम होते हैं इसी आधार पर रखे जाते हैं कि 66 kV का टावर है, 132 kV का टावर है, 220 kV का टावर है। तो टावर का नाम भी इनकी वोल्टता के आधार पर ही होता है। तो जो बिल्डअप मेथड है इसमें क्या होता है, 66 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV ट्रांसमिशन लाइन को खड़ा करने के लिए हम इस बिल्डअप मेथड का प्रयोग करते हैं। इस मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो टावर का मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि पूरे टावर को, कई मेथड ऐसे होते हैं जिसमें पूरे टावर को एक ही स्थान पर बनाया जाता है, फिर उसको क्रेन की सहायता से उठाकर कहीं पर स्थापित किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्डअप मेथड है, मतलब छोटा छोटा बिल्ड करके एक स्थान पर उसको हम स्थापित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सस्ता होता है, मतलब कि यातायात की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है और ये सस्ता भी होता है, मतलब कि अधिक महंगी क्रेन वगैरह की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की मशीनरी जैसे क्रेन आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर टावर के मटेरियल को पहुँचाने जो खर्चा आएगा वो कम आएगा। अब देखिए इसका दूसरा एडवांटेज ये है, तीसरा एडवांटेज ये है कि टावर के निर्माण का कार्य जो होता है किसी भी प्रकार के भूभाग तथा पूरे वर्ष किया जा सकता है। देखिए कोई एरिया ऐसा होता है जहां पर अगर हमको ट्रांसमिशन टावर को स्थापित करने की आवश्यकता है तो हम हर वर्ष नहीं कर सकते, मतलब कुछ विशेष, मतलब कि जैसे सीज़न होता है कि इस स्थान पर यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी या इस समय वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रकार जो ये बिल्डअप मेथड होता है इसको हम किसी भी प्रकार के, मतलब भूभाग कैसा हो, जो पृथ्वी जहाँ पर हम ट्रांसमिशन टावर को इंस्टॉल करेंगे वहाँ वो कैसा भी हो, और इसको हम पूरे वर्ष इसको कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है। और इसमें क्या है, इस विधि में श्रमिक जो होते हैं सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किलफुल ये वर्क नहीं होता है बिल्डअप मेथड। तो इसमें क्या होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि इस विधि में टावर के अलग अलग भाग को जोड़कर टावर का निर्माण किया जाता है। हमने आपको बताया कभी कभी क्या होता है, पूरे टावर को एक साथ पहले बना लिया जाता है, असेंबल कर लिया जाता है, उसके बाद खड़ा करते हैं। लेकिन जो बिल्डअप मेथड है इसमें टावर को क्या करते हैं, एक एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में खड़ा करके उसकी पूरी लंबाई तक ले जाते हैं। तो टावर के अलग अलग पार्ट को जोड़ करके टावर का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें समय को बचाने के लिए टावर मटेरियल के इरेक्शन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में रख दिया जाता है। इरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब जो टावर का जो मटेरियल, जैसे यहाँ पर ऐसे करके मटेरियल है तो एक लाइन से इसको, जैसे एक नंबर 1 है, फिर इसको ये नंबर 2 है, फिर ये क्या है, फिर यहाँ पर नंबर 3 है। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन टावर का मटेरियल होता है उसको एक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, रखने के बाद उसको असेंबल करते हैं, मतलब उसको जोड़ते हैं। और इरेक्शन जो होता है का मतलब टावर को खड़ा करने की प्रक्रिया जो होती है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। और सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले टावर का जो 4 मेन लेग होता है, मतलब कि जो टावर यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है, जो 4 लेग होते हैं टावर के, जो उसका नींव में रखा जाता है। जैसे सबसे पहले टावर के 4 मेन लेग को हमने बताया था जब ट्रांसमिशन पढ़ा जाता है, उसमें ट्रांसमिशन टावर के पार्ट बारे में बताया था, उसमें लेग भी आपको बताया था। तो जो टावर का 4 मेन लेग होता है उसको सबसे पहले इरेक्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले जो नींव जो बनाई जाती है टावर को खड़ा करने के लिए, सबसे पहले टावर के लेग, चारों जो लेग होते हैं उसको हम इरेक्ट करते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, अब टावर के अलग अलग भागों को भी उठाया जाता है। श्रमिक टावर के ऊपर चढ़कर टावर के अलग अलग भागों को नट बोल्ट के द्वारा टाइट करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक पूरा टावर खड़ा नहीं हो जाता है। कहने का मतलब एक छोटा छोटा स्टेप, पहले एक स्टेप करेंगे इधर, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप लगाएंगे, फिर यहाँ पर नट बोल्ट लगाएंगे, फिर तीसरा स्टेप लगाएंगे, तीसरा। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा टावर जो होता है खड़ा नहीं हो जाता है।
अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है कि टावर को उठाने के लिए डायरेक्ट पोल विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टावर को उठाने का मतलब है कि जो टावर का मटेरियल होता है, छोटे छोटे स्टेप में जो उसको हम असेंबल करके बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टावर को उठाने के लिए डायरेक्ट पोल मेथड में क्या होता है, कई रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस विधि में कई रस्सी की सहायता से टावर को उठाया जाता है। अब देखिए टावर को इरेक्ट करने का जो दूसरा मेथड है उसको कहते हैं सेक्शन मेथड। तो सेक्शन मेथड ऑफ स्टील टावर इरेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो टावर के जो मेजर सेक्शन होते हैं, कहने का मतलब जो टावर के मेन सेक्शन होते हैं उसको ज़मीन पर ही क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। कहने का मतलब पूरे टावर को ज़मीन पर असेंबल नहीं करते हैं, जबकि टावर के जो मेन सेक्शन होते हैं उसको ज़मीन पर जोड़कर एक असेंबली बना लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इस असेंबली को मोबाइल क्रेन या डायरेक्ट पोल के द्वारा स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब जो सेक्शन मेथड होता है इसमें जो टावर के मेन सेक्शन होते हैं उसको ज़मीन पर ही पूरा सेट कर लेते हैं, असेंबली बना लेते हैं। फिर इस असेंबली को मोबाइल क्रेन या डायरेक्ट पोल आपको बता चुके हैं क्या होता है। डायरेक्ट पोल में क्या होता है, रस्सी की सहायता से क्या होता है, कई जो पोल होते हैं उसको उठाया जाता है। तो जो सेक्शन मेथड, जो आप सेक्शन ज़मीन पर तैयार किया जाता है उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट पोल के द्वारा हम उठाते हैं और पूरे टावर को खड़ा करते हैं। अब जब सेक्शन मेथड में जब सभी सेक्शन का इरेक्शन हो जाता है, कहने मतलब जब सभी सेक्शन को खड़ा कर लेते हैं, इसके बाद टावर का जो टॉप, आपको बता चुके टावर का जो टॉप होता है उसे बोलते हैं पीक को इरेक्ट करते हैं। इसके बाद सभी को हम बोल्टेड अप करते हैं, कहने मतलब सभी को बोल्ट के द्वारा कस देते हैं। तो ये होता है आपका सेक्शन मेथड, जिसमें टावर के सेक्शन को ज़मीन पर असेंबल करके टावर को इरेक्ट किया जाता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है ग्राउंड असेंबली मेथड। नाम से ही पता चल रहा है ग्राउंड असेंबली मतलब कि ग्राउंड पर ही सब कुछ असेंबल करके टावर को खड़ा किया जाता है। देखिए इस विधि में टावर के पार्ट को ज़मीन पर इकट्ठा किया जाता है, मतलब असेंबल किया जाता है, तथा पूरे टावर को असेंबल किया जाता है। पूरे टावर को ग्राउंड पर क्षैतिज दिशा में जोड़ा जाता है, कहने मतलब पूरे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पूरे टावर के जितने भी पार्ट होते हैं सभी टावर क्या करते हैं, जितने भी टावर के पार्ट होते हैं सभी को ज़मीन पर पूरा सेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ज़मीन पर ही क्रॉस आर्म को भी जोड़ दिया जाता है। अब कहने मतलब पूरा का पूरा टावर तो बनाते ही हैं, साथ ही जो इसका क्रॉस आर्म, जो इस प्रकार से आपको बताएं क्रॉस आर्म क्या होता है। जैसे कुछ अगर इस प्रकार से टावर है आपका, इस प्रकार से टावर है तो यहाँ पे जो ऐसे निकला रहता है ऐसे, उसी को बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो टावर के साथ साथ इसमें क्रॉस आर्म को भी पूरा मतलब टावर में ही सेट कर दिया जाता है। जैसे ही पूरे टावर को जोड़ दिया जाता है तो पूरे टावर को क्रेन की सहायता से उठाया जाता है। जो क्रेन होता है एक विशेष प्रकार का क्रेन होता है, उसका यूज इसी के लिए किया जाता है, उसे मोबाइल क्रेन बोला जाता है। अब देखिए तो अब टावर को मतलब असेंबल करने के बाद पूरे टावर को क्रेन की सहायता से उठाया जाता है तथा जिस स्थान पर स्थापित करना होता है उसके नींव के ऊपर रख दिया जाता है। जो टावर का जो नींव बनाया जाता है, टावर को उठाने के बाद उस नींव पर रख दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग बड़े तथा भारी टावर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि मोबाइल जो क्रेन होता है उसका भी कुछ लिमिट होगा, उतने उससे भारी नहीं उठा पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम पूरे टावर को ज़मीन पर बनाते हैं और मोबाइल क्रेन की सहायता से उस नींव पर रख देते हैं। देखिए भारत में इस विधि को नहीं अपनाया जाता है क्योंकि मोबाइल क्रेन का किराया का कीमत जो होता है अधिक होता है तथा टावर लोकेशन तक सड़कें भी नहीं बनी होती हैं। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग, भारत में इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो मोबाइल क्रेन होता है उसका आकार मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ का होता है और सब भारत में जहाँ पर टावर को इरेक्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी एरिया में आपको टावर को इरेक्ट करना है, खड़ा करना है, तो वहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं, तो हम बिना मोबाइल क्रेन के तो वहाँ पर टावर को उठा नहीं सकते। इसलिए भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। भारत में बिल्डअप मेथड जो होता है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जहाँ पर हम टावर के पूरे पार्ट को मतलब एक एक स्टेप में करके टावर को इरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि जो आपका ग्राउंड असेंबली मेथड है वो किस प्रकार से वर्क करता है, और साथ ही साथ आपको लास्ट की वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे पूरा वीडियो के माध्यम से कि टावर को इरेक्ट कैसे किया जाता है। तो ये था आपका ग्राउंड असेंबली मेथड, जिसमें पूरे ग्राउंड पर टावर को असेंबल कर लिया जाता है, साथ ही साथ क्रॉस आर्म को भी टावर में पूरा सेट कर देते हैं, मोबाइल क्रेन की सहायता से इसको उठाते हैं। इस प्रकार से ग्राउंड असेंबली मेथड होता है और ये भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
अब देखिए आपका अगला है हेलीकॉप्टर मेथड। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर मेथड होता है इसका उपयोग वहीं किया जाता है, जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर पहाड़ी एरिया में बहुत मुश्किल होता है एक टावर को खड़ा करना। तो क्या करते हैं इस और मतलब कि जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर टावर को खड़ा करना ही नहीं बल्कि टावर के जो स्टील टावर होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट को उस स्थान तक पहुँचाना भी बहुत मुश्किल वाला कार्य होता है। तो ऐसे स्थानों पर हम हेलीकॉप्टर मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है जो टावर के पार्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको टावर इस स्थान पर स्थापित करना है, ठीक है, ये स्थान है, तो टावर के पार्ट को यहाँ पर नहीं लाएंगे बल्कि कहीं दूर पर ही टावर के पार्ट को मतलब कि सेटअप कर लेंगे उसका। उसके बाद हेलीकॉप्टर की सहायता से टावर के पार्ट को उस स्थान पर ले जाएंगे और नट बोल्ट के द्वारा कस देंगे। तो देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस विधि में टावर को अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है, मतलब कई जगह इसके हिस्सों इसके पार्ट्स को बनाया जाता है तथा हेलीकॉप्टर की सहायता से टावर के अलग अलग हिस्सों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फिट किया जाता है। एक वर्कमैन होता है, एक व्यक्ति रहता है, वही क्या करता है टावर पर पूरे मतलब कि सेट करता है। सेट करने के बाद जैसे सेट हो जाता है वहाँ पर नट बोल्ट लगाकर उसको कस देता है। और देखिए जब तक कि पूरा टावर खड़ा ना हो जाए तब तक मतलब कि इसके हिस्सों अलग अलग हिस्सों को उठाकर एक के ऊपर एक को फिट करते हैं। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि कभी कभी इस विधि में अलग अलग हिस्सों को जोड़कर पूरा टावर बनाया जाता है तथा हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरे टावर को उठाकर टावर की नींव पर रखकर टावर को खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा कहीं कभी कभी होता है कि पूरे टावर को ही, जैसे अगर ज़्यादा लंबाई का टावर नहीं है मतलब कि ज़्यादा उस प्रकार का नहीं है ताकि उसको उठाया जा सके, तो इस प्रकार के टावर को क्या करते हैं पूरा टावर को ही पहले नींव तैयार करते हैं। नींव तैयार करने के बाद पूरे टावर को ही हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाकर उस स्थान पर खड़ा कर देते हैं। तो देखिए बस इसमें समझने वाली बात है कि हेलीकॉप्टर विधि में क्या होता है और ग्राउंड असेंबली मेथड में क्या होता है। तो ये थे आपका जो आपका टावर का इरेक्शन का ये 4 मेथड था। इन 4 मेथड का ही यूज किया जाता है। सभी मेथड को हमने आपको डिटेल में बता दिया है। बाकी कनेक्टिंग जंपर बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप लोग कनेक्टिंग जंपर देखे भी होंगे कभी न कभी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यही कनेक्टिंग जंपर है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी इसको हम समझा देंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो जंपर होता है इसका क्या प्रयोग होता है और यह कहाँ पर लगता है। देखिए जो कनेक्टिंग जंपर होता है यह एक छोटी लंबाई का चालक तार होता है जो 2 चालक तार को आपस में जोड़ता है। एक जंपर जो होता है उसी पदार्थ का तथा उसी धारा की क्षमता का बना होता है जितना लाइन चालक का होता है। कहने का मतलब यहाँ पर करेक्ट जो जंपर होता है एक छोटी लंबाई का चालक तार होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रिक पोल है और यहाँ से ये वायर गया है, ठीक है। तो जंपर भी एक ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ करके आपको एक वायर दिखता होगा, तो ये छोटा तार है ना, यहाँ पर 2 से 2.5 मीटर का ये वायर होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जंपर जो होता है एक छोटा चालक तार होता है जो 2 चालक तार को आपस में जोड़ता है। और एक जंपर उसी पदार्थ का तथा उसी धारा का क्षमता का बना होता है जितना लाइन चालक का होता है। और जंपर को क्या बोला जाता है, देखिए जंपर जो होता है उसको ऑन ऑफ स्विच भी कहा जा सकता है कि जंपर जो होता है ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। अभी आपको सब कुछ इमेज के माध्यम से बिल्कुल अच्छे समझा देंगे, लेकिन अभी लिखना क्या है आपको वो समझ लीजिए। देखिए अ जंपर इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज टू क्लोज्ड ओपन आर बाईपास पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जंपर जो होता है एक शॉर्ट लेंथ का कंडक्टर होता है। इसका उपयोग सर्किट को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए या फिर बाईपास करने के लिए किया जाता है। अब चलिए इमेज के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं कि कनेक्टिंग जंपर क्या होता है। अब आप इस प्रकार का चित्र बहुत बार देखे होंगे, आसपास के जगहों पर इस प्रकार का पोल जो होता है लगा होता है। तो सबसे पहले इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको ये बता देते हैं। तो देखिए जो ये चित्र है आपको यहाँ पर डीपी दिख रहा होगा। डीपी मतलब डबल पोल। यहाँ पर एक पोल ये है, एक पोल ये है, ठीक है, ये 2 पोल है आपका, तो इसको डीपी बोला जाता है। इस प्रकार के जैसे कर ऐसा कुछ सिस्टम लगा रहता है इसको डीपी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डीपी है और इस पर क्या होता है, इससे 11 केवी का लाइन होकर जाता है इस डीपी से, ठीक है। और इसमें जो आपको यहाँ पर जो ऐसे ऐसे करके दिख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, वो क्या है, वो इंसुलेटर है। आप लोग पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में इंसुलेटर क्या होता है। तो यहाँ पर इसमें डिस्क इंसुलेटर लगा है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक वायर दिख रहा होगा, जो ये वायर है ऐसे गया है वायर। फिर इस वाले में भी देख सकते हैं एक वायर ऐसे गया है। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वायर ऐसे गया है। तो ये जो वायर दिख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं आपको जंपरिंग बोलते हैं। अब देखिए इस वायर को क्यों लगाया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो समझते हैं।
देखिए जैसे कि यहाँ पर ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है, यहाँ से 11 केवी की लाइन गया है। तो यहाँ से जैसे 11 केवी की लाइन जा रही है तो इसको हम सीधे नहीं ले जा सकते हैं, इसको हम सीधे ऐसे नहीं ले जा सकते। अगर हम इसको जैसे यहाँ से वायर ये जा रहा है, ये वायर ऐसे गया है, अगर इसको हम सीधे ले जाएंगे तो ये जो चैनल लगा है इसको चैनल बोलते हैं, ये जो ऐसे ऐसे लगा है ना ये, इसको चैनल बोलते हैं। अगर इसको हम इस वायर को ले जाएंगे सीधा तो ये चैनल से टच कर जाएगा। तो अगर इस ये चैनल से टच कर जाएगा तो चैनल की वजह से लॉस भी होगा, और जो आपके पोल होगा, जो ये पोल है, इसमें भी करंट आ सकता है। इसलिए क्या करते हैं, हम एक जंपरिंग का यूज करते हैं, मतलब कि एक जंप करा देते हैं। यहाँ से एक वायर ऐसे ले जाएंगे, फिर यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा है, डिस्क इंसुलेटर, फिर यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा गैप रख देते हैं। यहाँ पर एक चैनल ये है, एक चैनल, दोनों चैनल के बीच क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं, फिर यहाँ से आगे 11 केवी का वायर जाता है। तो अब सर्किट तो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, जैसे कि यहाँ से 11 केवी लाइन आया, ठीक है, यहाँ से 11 केवी लाइन जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए ये जंपर वायर नहीं लगा है, तो इस सर्किट को पूरा करता है। देखिए जो जंपर वायर जब यहाँ से लाइन आ रहा है इसमें नहीं जाएगा, तो ये जो यहाँ पर जो ऐसे करके वायर गया है ऐसे, ये क्या करेगा, सर्किट को पूरा करेगा। सर्किट को क्या करेगा, पूरा कर देगा, मतलब सर्किट को क्लोज कर देगा। तो इस साइड भी क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जाने लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो वायर को वो उसको जंप कराया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ऐसे करके इसे जंप कराया गया है। तो इसीलिए इस वायर को क्या बोला जाता है, जंपरिंग वायर बोला जाता है। और जंपरिंग वायर जो होता है यह जो होता है, आप समझिए कि जंपर वायर किस प्रकार का लगाएंगे। ये जो वायर आप देख रहे हैं 11 केवी का, ये जो वायर गया है, ये जितना पावर का होगा, मतलब इसका जितना मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा, जितना इसका करंट कैपेसिटी की क्षमता का होगा, जिस पदार्थ का बना होगा, सेम यही वायर हम लेते हैं 2 से 3 मीटर का, 2 से 2.5 मीटर का वायर लेते हैं, और यहाँ पर इसको उसी वायर का प्रयोग करते हैं जंपरिंग। सीधा सा कहने का मतलब है, जंपरिंग के लिए उसी वायर का प्रयोग करते हैं जो वायर हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो भी वायर गया होगा तो उसी वायर का प्रयोग हम जंपरिंग के लिए भी करेंगे। थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा जंपरिंग क्या होता है। जो जंपरिंग जो होती है तीनों फेज़ में, यहाँ भी जंपरिंग की जाएगी, यहाँ भी की जाएगी, और यहाँ भी जंपरिंग की जाएगी। अब एक बात और आता है आपके मन में कि जंपरिंग जो वायर होता है वो नीचे से ही लिया जाता है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जंपरिंग वायर है, यहाँ पर देखिए नीचे से लिया गया है, इसमें भी नीचे से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर से लिया गया है, कोई बात नहीं, नीचे से ही लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें जंपरिंग वायर जो होता है वह नीचे से भी लिया जा सकता है और ऊपर से भी लिया जा सकता है। लेकिन बात आती है कि इंसुलेटर की, तो यहाँ पर देखिए हमने डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया। यहाँ पर देखिए ना, जो इंसुलेटर ये डिस्क इंसुलेटर है, ये डिस्क इंसुलेटर प्रयोग किया गया है। लेकिन जब जंपर वायर को हम ऊपर से ले जाएंगे, कहने मतलब ये जो ऐसे नीचे से गया है, इसके बजाय हम इसको यहाँ से ले जाएंगे ऐसे। तो जब ऊपर से ले जाएंगे तब हमको वहाँ पर पिन इंसुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। आप इमेज में देख सकते हैं, जब ऊपर से लिया जाता है तो पिन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जंपरिंग वायर क्या होता है, जंप करा के लिया जाता है, इसीलिए इसे को जंपरिंग वायर बोलते हैं। और जंपरिंग वायर देखिए कैसे इसको सेट करते हैं। जैसे जंपरिंग वायर ले लिए, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक वायर है, ठीक है, तो इसमें से ऐसे कुछ इसके कुछ पार्ट, जो कुछ वायर निकाल लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो वायर ये गया है ऐसे यहाँ से कुछ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद यहीं पर इसको ऐसे ऐसे करके लपेट देंगे, मतलब कि इसकी वाइंडिंग कर देंगे उसी वायर में, ताकि अच्छे से जब वाइंडिंग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा शॉर्ट सर्किट का या फिर स्पार्किंग की समस्या इसमें नहीं रहेगी। तो जंपरिंग से क्या होता है, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब सर्किट क्लोज हो जाता है। और यही हमने आपको बताया कि जंपरिंग जो होता है ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है। अब देखिए, अब बात को आप ध्यान समझिए। जंपरिंग का एक यूज और होता है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, इधर से क्या हो रहा है, 11 केवी लाइन आपका आ रहा है, ठीक है, 11 केवी लाइन आ रहा है। अब मान लीजिए इस साइड कोई ट्रांसफार्मर लगा है, या 11 केवी लाइन जो है गिर जाता है, या कोई भी काम मेंटेनेंस का करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इस साइड हमको यह मतलब मेंटेनेंस का कार्य करना है, ठीक है। तो अगर इस साइड हमको मेंटेनेंस का कार्य करना है तो हम क्या करेंगे, जंपरिंग वायर को खोल देंगे पहले। तो मतलब जो सब स्टेशन होता है वहाँ से शट डाउन ले लेंगे, लेकिन शट डाउन लेने के बाद अगर अधिक सेफ्टी चाहिए तो हम इस जंपरिंग वायर को खोल देंगे। जब हम जंपरिंग वायर को खोल देंगे और इस साइड मेंटेनेंस का काम करेंगे, इस वायर को खोल देंगे, तो इस साइड तो कोई लाइन आएगा नहीं। ध्यान दें कि तीनों में खोला जाएगा, ठीक है, तीनों में खोल देंगे, और इस साइड कोई करंट आएगा नहीं, तो हम आसानी से जो मेंटेनेंस का कार्य होगा, रिपेयर का कार्य होगा, उसको हम कर लेंगे। और यहाँ पर जो होगा इसके पहले जो जितने भी कनेक्शंस होंगे बिजली के, वो हमेशा आते रहेंगे। तो मतलब सप्लाई भी बाधित नहीं होगा और आपका मेंटेनेंस का काम भी हो जाएगा।
तो अक्सर जैसे यहाँ पर एक पोल लगा है, फिर आगे एक पोल लगेगा, तो हर जगह आप जंपरिंग वायर देखते होंगे। और आपको आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि जो पोल होते हैं उसमें करंट क्यों नहीं आते हैं, तो इसका भी एक ये आंसर है कि जंपरिंग वायर यूज़ किया जाता है इसलिए करंट नहीं आएगा, क्योंकि जब वायर को जंप करा के ले जाएंगे ना तो पोल से वायर टच होगा ना तो टर्मिनल से टच होगा, तो आपके जो पोल होगा उसमें करंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी इमेज में भी आपको दिखा देते हैं कि जंपरिंग वायर किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए आप लोग एक दूसरे इमेज में भी देख लीजिए जंपरिंग वायर क्या होता है। यहाँ पर देखिए जंपरिंग वायर, जैसे यहाँ से ये देखिए 3 फेज गया है यहाँ से बिजली का लाइन, और यहाँ पर देखिए इंसुलेटर लगा है, और यही आपका ये पोल वाला पार्ट है। तो जंपर वायर कैसे किएंगे, यहाँ पर देखिए या तो पिन इंसुलेटर लगाए हैं, या तो जिस टाइप का इंसुलेटर की ज़रूरत होती है उसी टाइप का इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ किया गया है, सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ किया गया है। इसके बाद क्या किया गया, नीचे से हम जंपरिंग वायर को ले जाया गया है। अब इसमें आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देख लीजिए। इसके बाद फिर एक इमेज में और दिखाते हैं आपको कि जंपरिंग वायर कैसे लगा होता है। ठीक है, तो अभी अब पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं जो ट्रांसमिशन टावर होता है उसका जो पीक वाला पार्ट होता है वहाँ से अर्थ वायर या ग्राउंड वायर को लिया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये क्रॉस आर्म है। और ये क्या है आपका, क्रॉस आर्म क्या करता है, जो कंडक्टर होता है उसको सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। ठीक है, ये सब कंडक्टर है। और ये आपका पाइलन है, मतलब कि जो टावर की बॉडी जैसे बताया था ये आपका पायलन होता है। और ये सब क्या लगे हैं, इंसुलेटर लगे हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं वहाँ पर भी जंपरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है, और जंपरिंग के लिए यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हमको जो करंट है उसको बाईपास कराना है या ले जाना है, तो यहाँ पर क्या किया है, जंपरिंग का प्रयोग किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जंपरिंग का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज जंपरिंग या क्रॉस आर्म, ऐसे डिफिनेशन में एग्जाम में पूछ लेगा कि क्रॉस आर्म और जंपरिंग और टावर के बॉडी, इन सब का डेफिनेशन बताइए, इनके बारे में बताइए। तो अगर एग्जाम में आता है जंपरिंग क्या है, तो आपको सेम जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही चित्र आपको बनाना है, और जंपरिंग के बारे में पूरा डिटेल में लिख देना है कि किस प्रकार से सेफ्टी प्रदान करता है और जंपरिंग वायर कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने आपको बताया यही यहाँ पर दिया गया है। ये आपका क्या है, ये आपका जो पोल है, ठीक है, ये पोल है, और ये क्या है आपका, ये जंपरिंग वायर है। ठीक है, तो इस प्रकार का इमेज बनाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जंपरिंग क्या होता है। दो कंडक्टर होते हैं तो उनको जॉइंट कब किया जाता है, एक तो जब कंडक्टर की लंबाई को इंक्रीज करना हो तब हम उसको कंडक्टर को जॉइंट करते हैं, या फिर जैसे इलेक्ट्रिक पोल है और 20 से एक कंडक्टर गया है तो 20 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसको भी जोड़ने के लिए हम जॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो जॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर सिस्टम में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है आपका मैरिड जॉइंट। ये मैरिड जॉइंट जो है ये कंडक्टर को जॉइंट करने का ही एक मेथड होता है। तो देखिए मैरिड जॉइंट क्या होता है। मैरिड जॉइंट जो है यह एक इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। इसका उपयोग मल्टी स्ट्रैंड केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। मल्टी स्ट्रैंड केबल का मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पर मल्टी स्ट्रैंड केबल का मतलब होता है छोटे तारों का एक समूह। मतलब कि ये जो मल्टी स्ट्रैंड केबल होते हैं ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। और सर्किट बोर्ड वगैरह में आप लोगों ने मल्टी स्ट्रैंड वायर देखा होगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, यही होता है मल्टी स्ट्रैंड केबल। तो जो मैरिड जॉइंट होता है इसका उपयोग मल्टी स्ट्रैंड केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब जो ये आपका मैरिड जॉइंट होता है, ये मैरिड जॉइंट का क्या होता है, इसमें इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि जो देखिए जो मैरिड जॉइंट होता है इसमें दो वायर्स लेते हैं, उसके स्टैंड्स को खोल देते हैं, उसके बाद दोनों के जो स्टैंड है आपस में मिलाकर उसको क्या करते हैं, फिट करते हैं। तो इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत मजबूत नहीं होता है। कहने का मतलब अगर दोनों तरफ से दोनों वायर को अगर हम खींचते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है कम होता है। और इस जोड़ का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां तनाव इतना अधिक नहीं होता है। कहने का मतलब इसका उपयोग ये सर्किट बोर्ड वगैरह हो गया वहाँ पर करते हैं, न कि ओवरहेड लाइन पर, क्योंकि इस प्रकार का जोड़ जो होता है वहाँ करते हैं ताकि जहाँ पर तनाव ना हो। क्योंकि अगर तनाव अगर ज़्यादा होगा तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो कम होता है तो यह जोड़ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देखिए इसमें जिस कंडक्टर को जोड़ना होता है उसको पहले एक एक करके खोल लेते हैं। इसके बाद एक कंडक्टर के स्ट्रैंड, मतलब पहले एक कंडक्टर को ओपन करेंगे,
उसका स्ट्रैंड निकालेंगे, फिर दूसरा कंडक्टर उसका स्ट्रैंड, दोनों को स्ट्रैंड को एक दूसरे में फिट कर देते हैं और ये फिट करने की प्रक्रिया हाथ से की जाती है। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से मैरिड जॉइंट बनाया जाता है और किस प्रकार से एक कंडक्टर के स्ट्रैंड को दूसरे कंडक्टर के स्ट्रैंड में फिट किया जाता है। अब देखिए अगला जॉइंट है आपका टी जॉइंट। टी जॉइंट जो होता है टी के आकार की तरह होता है, इसलिए इसका नाम ही है टी जॉइंट। तो देखिए टी जॉइंट क्या होता है, इसका उपयोग रनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर विद्युत की सप्लाई ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे आगे जा रही है, तो अगर हमको बीच से कहीं से एक वायर को ले जाना होगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करना होगा, तो यहाँ से हम एक वायर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जॉइंट की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टी के आकार का बन गया। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि इसका उपयोग जो होता है रनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है। और टैपिंग की प्रक्रिया आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर देखे होंगे, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है और यहाँ पर एक टैपिंग लगाई जाती है बीच में, वो भी टी के आकार का दिखता है, इसलिए टी जॉइंट को टैप जॉइंट भी कहा जाता है। तुमने देखा कि इसका उपयोग रनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे टैप जॉइंट भी कहा जाता है। और यह टी के आकार का होता है, इसलिए इसे टी जॉइंट भी कहते हैं। इस जॉइंट का प्रयोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है, जहां पर सर्विस कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टैप किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि इस जॉइंट का प्रयोग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है वहाँ पर क्या होता है, घरों में सप्लाई देने के लिए बीच बीच में से हमको वायर ले जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कई वायर्स गए हैं, ठीक है, ऐसे वायर्स गए हैं और यहाँ पर कहीं पर हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई को मतलब सर्विस कनेक्शन के लिए ले जाना है, तो हम बीच से ही कहीं से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टी जॉइंट करेंगे और वहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप कर लेंगे। तो टी जॉइंट कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग चित्र और वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी जॉइंट जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये आपका कंडक्टर है और यहाँ से क्या किए गए हैं, टैप किए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम टैप किए हैं। अब हम अगर अगले जॉइंट की बात करें तो अगला जॉइंट है आपका ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट। अगला जॉइंट है आपका ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट। तो देखते हैं ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट क्या होता है। तो देखिए ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट जो होता है इसका उपयोग दो वायर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जहां ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट का उपयोग दो तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जहां टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जहां पर तन्यता को मतलब कि मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है, या हाई टेंसाइल का जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट का प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग जो है ज़्यादातर ओवरहेड लाइन में किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्टर के दो सिरों को फैलाया और साफ किया जाता है और फिर उन्हें एक के ऊपर एक करके ओवरलैप किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं ब्रिटानिया की स्टेट जॉइंट को किस तरह से बनाया जाता है। जो कंडक्टर होते हैं उसमें दोनों सिरों को फैला देते हैं और किसी मतलब कि पेपर की सहायता से उसको साफ कर देते हैं। उसके बाद एक के ऊपर एक करके ओवरलैप करते हैं और ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट बन जाता है। अब देखिए अगला है आपका, अगला जॉइंट है ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट, तो देखिए ब्रिटानिया टी जॉइंट क्या होता है। देखिए इस जॉइंट का उपयोग ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टैप करने के लिए किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। इसका उपयोग बेयर ओवरहेड वायर को पर्याप्त टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि ओवरहेड लाइन पोल से गया होता है, जब ओवरहेड लाइन जो गया होता है वहाँ पर इसमें कहा गया बेयर ओवरहेड, मतलब कि जो वायर जो ओवरहेड लाइन से नंगे तार गए होते हैं जिसका इंसुलेटिंग नहीं किया गया था, वहाँ पर क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर टैप करना होता है तो हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। और ये ब्रिटानिया टी जॉइंट काफ़ी इसका मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए यह हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और जहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगला है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। अगला है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो देखिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक केबल को ज्वाइंट करने का एक मेथड होता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग तब किया जाता है जब कनेक्शन को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह लंबी लंबाई के भारी तार को सहारा दे सके। कहने का मतलब वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का उपयोग तब किया जाता है जब वायर बहुत ज़्यादा लंबा हो और बीच से कहीं से टूट जाए। तो ज़्यादा लंबाई के वायर हो तो जो आपका जॉइंट होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि मतलब कि वायर्स की वो मतलब सहारा दे सके वायर्स को पूरे। तो जहाँ पर ज़्यादा लंबाई के वायर हों और वहाँ पर जो जॉइंट करने की ज़रूरत हो तो हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग करते हैं। और यह जॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इस जॉइंट का उपयोग ज़्यादातर हम
टेलीग्राफ के जो वायर होते हैं उनको ज्वाइंट के लिए करते हैं। और साथ ही इसका उपयोग ओवरहेड लाइन में बेयर कॉपर वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। बेयर कॉपर वायर का मतलब है नंगे जो कॉपर के वायर होते हैं उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए अगला है आपका स्लीव जॉइंट। देखिए स्लीव जॉइंट क्या होता है, जैसे कि एएसी या एसीएसआर दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो एएसी और एसीएसआर कंडक्टर को जोड़ने के लिए हम स्लीव जॉइंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जॉइंट क्या होता है, एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट और पर्याप्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। एएसी कंडक्टर को जोड़ने के लिए केवल एक स्लीव का प्रयोग करते हैं, लेकिन एसीएसआर कंडक्टर के लिए 2 स्लीव की आवश्यकता होती है। तो आपको स्लीव जॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं स्लीव जॉइंट का किस प्रकार से बनाया जाता है, और उम्मीद है आपको सभी जॉइंट के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिखाए हैं आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जॉइंट से क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के जॉइंट का नाम दे देगा, वहाँ पर आपको उन जॉइंट के बारे में डिटेल में लिखना होगा। आप अंडरग्राउंड केबल मतलब कि भूमिगत केबल को कैसे बिछाया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अंडरग्राउंड केबल होता क्या है और हम केबल को भूमि के नीचे क्यों बिछाते हैं। ठीक है, देखिए भूमिगत केबल का मतलब ये होता है कि भूमिगत केबल जो होती है पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई होती है। इन केबल की सहायता से हम विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। देखिए जो अंडरग्राउंड केबल को बिछाया जाता है इसको स्थापित करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और जो होता है इसको बहुत कठिनाई से इसे स्थापित किया जाता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अब बात आता है कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है सुरक्षा का बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि जैसे भीड़ भाड़ वाला स्थान हुआ तो वहाँ पर हम ओवरहेड लाइन को नहीं बिछा सकते, क्योंकि ओवरहेड लाइन को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिछाना काफ़ी डेंजरस होता है। इसलिए हम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अंडरग्राउंड केबल को बिछाया जाता है। देखिए जहाँ पर बहुत घनी आबादी होती है वहाँ पर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जनता की सुरक्षा और जगह की कमी भी होती है। इसलिए वहाँ पर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को नहीं बिछा सकते हैं। इसलिए क्या होता है ऐसे स्थानों पर हम अंडरग्राउंड तारों का इस्तेमाल करते हैं, और जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उनका उपयोग हम ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी करते हैं। अब देखिए जो अंडरग्राउंड केबल को हम बिछाते हैं उसको बिछाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, जो केबल होता है वो केबल किस टाइप का होता है, उसका स्टोरेज कैसे करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, यही सब टॉपिक आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है वो है इंस्पेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ केबल। मतलब केबल का निरीक्षण करना, उसका भंडारण करना, मतलब उसे जिस स्थान पर रखा जाएगा उसको वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और उसके केबल को उठाने के लिए कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, और केबल के ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और किस प्रकार से केबल को मतलब सब कुछ उसका किया जाता है। जिस स्थान पर हमको केबल को बिछाना होता है वहाँ पर केबल को ले जाया जाता है, उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए जो अंडरग्राउंड लाइन के लिए हम केबल का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, केबल ड्रम। केबल ड्रम क्या होता है, केबल ड्रम में क्या होता है, केबल को लपेटा गया होता है। इससे क्या होता है केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी केबल ड्रम काफ़ी सही होता है। तो देखिए इसके लिए जो केबल ड्रम होता है उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पर केबल को बिछाया जाना होता है। इसके बाद देखिए बात आता है कि इंस्पेक्शन ऑफ केबल, मतलब कि केबल का निरीक्षण कैसे करते हैं। तो देखिए केबल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए हम केबल ड्रम का यूज़ करते हैं, और केबल का निरीक्षण व देखभाल करना चाहिए, अन्यथा केबल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए समय समय पर केबल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर केबल ड्रम पर घूमने या घिसने के निशान है तो उसकी जाँच भी होनी चाहिए। तो समय समय पर केबल का निरीक्षण किया जाता है ताकि केबल सुरक्षित अवस्था में रहे, और जब उसे मतलब कि प्रयोग में लाया जाए तो किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो। इसके बाद देखिए केबल का निरीक्षण, भंडारण, परिवहन तथा हैंडलिंग के लिए हम निम्न का पालन करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं इसके, उसका पालन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें केबल को फॉर्क लिफ्ट, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं फॉर्क लिफ्ट होता क्या है। फॉर्क लिफ्ट जो होता है इसकी सहायता से हम केबल को उठाते हैं। फॉर्क लिफ्ट क्या करता है, केबल को किसी प्रकार का मतलब कि नुकसान नहीं होने देता है। तो देखिए केबल को फॉर्क लिफ्ट की सहायता से उठाया जाता है। फॉर्क लिफ्ट जो होता है केवल फ्लेंज, आप चित्र में देख सकते हैं फ्लेंज क्या होता है। फॉर्क लिफ्ट जो होता है केवल फ्लेंज की रक्षा करता है, न कि केबल को।
फॉर्क क्या है? फॉर्क जो होता है वह केबल तथा केबल के कवर को नहीं छूता है ताकि केबल को कोई नुकसान न हो। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि केबल को नीचे उतारने के लिए हम केबल युक्ति का प्रयोग करते हैं और ड्रम को सीधा नीचे नहीं गिराया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है कि केबल को फॉर्क लिफ्ट या ट्रक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय केबल को रस्सी की सहायता से हम बांध देते हैं ताकि यह ले जाते समय हिले डुले नहीं। और अगला पॉइंट है इसमें कि ड्रम को हम हमेशा सीधी अवस्था में रखते हैं ताकि ड्रम घूमने की अवस्था में न रहे, अन्यथा केबल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि ड्रम जो होता है हमेशा सीधी अवस्था में रखते हैं ताकि ड्रम घूमने की अवस्था में न रहे। और अगर हमको ड्रम को ऊपर उठाना है तो इसके लिए हम एक्सेल या बीम उसकी सहायता से केबल को ऊपर उठाते हैं ताकि ड्रम के फ्लैंज पर दबाव न पड़े। देखिए एक्सेल स्प्रेडर होता है, एक डिवाइस होता है एक्सेल स्प्रेडर। इसी एक्सेल स्प्रेडर का यूज करके हम क्रेन की सहायता से केबल को उठाते हैं। केबल को उठाने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि उसके फ्लैंज जो हैं, केबल ड्रम के जो फ्लैंज होते हैं उसके नट बोल्ट कसे होने चाहिए और केबल ड्रम के ऊपर सही से निशान लगा देना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि केबल को किस दिशा में घुमाना चाहिए। अब इसमें बात आता है कि हम केबल का भंडारण कैसे करते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि केबल के भंडारण, उसका मतलब कि सर्वे मतलब कि निरीक्षण करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो केबल का भंडारण मतलब कि स्टोरेज ऑफ केबल। तो केबल को देखिए, जहाँ पर हम केबल को स्टोर करते हैं, केबल ड्रमों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके बीच जो है हवा का मुक्त संचार हो सके। और केबल ड्रम जो होता है उसको रखने के लिए हम हमेशा कंक्रीट के फर्श को प्राथमिकता देते हैं। इससे क्या होता है, ड्रम का रोलिंग जो होता है वो आसान हो जाता है। केबल को ऐसे स्थान पर स्टोर करना चाहिए जहां पर उच्च ऊष्मा तथा आग का प्रभाव न हो तथा केमिकल पेट्रोल की गिरने वाली जगह से बचाया जाना चाहिए। मतलब कि केबल को सीधे धूप के सूर्य के प्रकाश में सीधे नहीं रखना चाहिए। देखिए, केबल को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करना चाहिए तथा हर 3 महीने बाद निरीक्षण करना चाहिए। केबल को सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए और केबल को डार्क पन्नी या छाया में भंडारण करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम सूर्य के संपर्क में रखेंगे तो इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और इससे क्या होगा, केबल को क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हम केबल का भंडारण मतलब केबल का स्टोरेज करते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मतलब कि केबल को उठाने के लिए या केबल को हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो केबल ड्रम होता है आपका, उसको हम विशेष ट्रक द्वारा साइट पर ले जाते हैं और इस प्रकार के ट्रक को केबल ड्रम के लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए एक पुल्ली लगाया जाता है। केबल ड्रम को देखिए रस्सियों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है ताकि वे गिर न सकें। केबल के हैंडलिंग के लिए हम 2 डिवाइस होती है, मतलब कि 2 इक्विपमेंट होते हैं, हाइड्रोलिक केबल जैक सेट और जैक टावर का हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से केबल को हैंडलिंग किया जाता है, मतलब केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है केबल लेइंग डेप्थ एंड क्लियरेंस। क्लियरेंस हमने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन होता है तो ट्रांसमिशन लाइन और ज़मीन के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है क्लियरेंस। इसका अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से होता है। तो देखिए, जो अंडरग्राउंड केबल और केबल लेइंग डेप्थ का मतलब होता है कि जो केबल को हम बिछाते हैं ज़मीन के अंदर, उसको ज़मीन के अंदर गहराई कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, वोल्टेज के अनुसार गहराई को रखा जाता है। वो आपको भी एक चार्ट में दिखा देंगे हम कि कितने वोल्टेज के लिए केबल का डेप्थ गहराई कितनी रखी जाती है। केबल के बिछाने के लिए हम ट्रेंच मतलब कि गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद वहाँ पर केबल को बिछाते हैं। तो ये भी आप आगे बताएंगे, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसका मतलब ही होता है कि ज़मीन का नीचे उसको स्थापित करना होता है। तो ग्राउंड के नीचे हम उसको जब बिछाते हैं तो उसके पहले हम मार्ग का सर्वे करते हैं और जल लेवल का पता लगाते हैं ताकि जो मतलब कि वो जल लेवल के संपर्क में ना आए। तो अंडरग्राउंड केबल जो होता है उसको बिछाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कौन कौन से स्टेप हैं देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, केबल के बिछाने के जो उसका रास्ता होता है, रूट होता है, उसका चयन करते हैं। इसके बाद ग्राउंड में केबल बिछाने के लिए ट्रेंच मतलब गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद केबल ड्रम से केबल की अनवाइंडिंग करते हैं। इसके बाद केबल को बिछाया जाता है, जहाँ पर हमको स्ट्रीट क्रॉस करना पड़ता है, रेलवे क्रॉस करना पड़ता है, ये सब चीज़ों को क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद आता है केबल का मेंटेनेंस।
अंडरग्राउंड केबल को भूमि के नीचे बिछाते हैं तो सबसे पहले जिस स्थान पर हमको बिछाना होता है, जिस रास्ते में बिछाना होता है, उस रास्ते का निरीक्षण करते हैं। मतलब कि वहाँ का रास्ता कैसा है, फुटपाथ है कि नीचे आरसीसी है या पीसीसी है, या फिर वहाँ का मिट्टी किस प्रकार का है। तो ये सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। इसके बाद जहाँ पर हमको अंडरग्राउंड केबल बिछाना होता है वहाँ पर हम परमिशन लेते हैं। वहाँ पर जिसका भी ज़मीन होता है या फिर वहाँ पर बिजली को बिछाने के लिए जिससे भी परमिशन लिया जाना आवश्यक होता है, वहाँ पर परमिशन दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर गड्ढा खोदकर परीक्षण किया जाता है। इसके बाद पाइप को बिछाया जाता है। इसके बाद जो अंडरग्राउंड केबल हम वहाँ पर बिछाते हैं वहाँ पर ड्रम को रखा जाता है। फिर ड्रम जो जहाँ पर गड्ढा खोदते हैं वहाँ पर गड्ढे में केबल को बिछाते हैं और केबल को बिछाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी बिछा के उसका टाइलिंग करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, केबल संस्थापन का रिकॉर्ड लेते हैं। तो ये सारे स्टेप थे वहाँ पर, जैसे कि अंडरग्राउंड केबल को जब बिछाना होता है तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अब इसमें देखिए आपका पहला मेथड जो होता है वो है डायरेक्ट लेइंग मेथड। डायरेक्ट लेइंग मेथड में होता क्या है, देखिए जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट ही केबल को ज़मीन के अंदर बिछा देना। तो इस विधि में क्या होता है, केबल को बिछाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 1.5 मीटर गहरा और 0.6 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं। मतलब कि ऐसा गड्ढा खोदते हैं जिसका गहराई जो हो 1.2 मीटर या 1.5 मीटर हो और चौड़ाई जो हो 0.6 मीटर हो। आप चित्र में देख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेंच वर्ड यूज किया गया। जो ट्रेंच वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब होता है गड्ढा या खाई, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो ट्रेंच, गड्ढा को हमने खोद दिया। अब गड्ढा को खोदने के बाद जो ट्रेंच मतलब गड्ढे का जो निचला सबसे भाग होता है, मतलब परत, हम ज़मीन की परत कह सकते हैं, उस पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10 सेमी मोटी बालू की परत से उसको ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि नमी होता है। इससे नमी हो केबल तक न पहुंचे, इसलिए क्या करते हैं, हम पहले मिट्टी की परत होती है उसके ऊपर 10 सेमी मोटी परत बालू डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बालू की परत के ऊपर केबल को रख देते हैं। अब क्या करता है, बालू जो होता है आपको केबल को नमी से बचाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जब बालू की परत रख देते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, हम केबल को बिछा देते हैं। अब केबल को बिछाने के बाद उसके ऊपर भी 10 सेमी मोटी बालू की परत से उसको ढक देते हैं। मतलब कि ऐसे समझिए, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एक केबल, ये हम गड्ढा खोद दिए, यहाँ से यहाँ तक ये 1.2 मीटर गड्ढा खोद दिए, तो यहाँ पर इतना पार्ट हम बालू से ढकेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ऐसे करके ये केबल बिछा दिए, ठीक है। ये पीला वाला जो कलर केबल है, और फिर से इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर फिर से हम बालू रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ऊपर का भाग होगा उसको हम कंक्रीट या फिर ईंट की सहायता से उसको ढक देते हैं। और इस प्रकार से आपका जो डायरेक्ट लेइंग मेथड है, इसमें इस प्रकार से इसको हम केबल को बिछा देते हैं। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में कुछ नहीं होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके नीचे बालू रखते हैं, उसके ऊपर केबल रखते हैं, फिर से बालू रखते हैं और उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम मिट्टी या फिर ईंट या फिर कंक्रीट की सहायता से उसको ढक देते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं और यही चित्र आपको एग्जाम में बनाना भी है। अब चित्र में देख कर समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो गोला वाला भाग है यही आपका केबल है और यहाँ पर इसके देखिए इधर भी और इधर भी पूरा बालू रखा गया है और ऊपर वाला जो भाग है उसको हम मिट्टी की सहायता से या कंक्रीट की सहायता से ढक देते हैं। और इसकी जो ट्रेंच की गहराई है वो 1.2 मीटर या 1.5 मीटर रखा गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ लेना है कि जब एग्जाम में केवल एक मेथड देगा पूछेगा, जैसे कि एग्जाम में दे दिया कि जो केबल को बिछाने के डायरेक्ट लेइंग मेथड होती है उसको लिखिए, तो केवल उसमें एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन ऐड रहेगा। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको लिखना होगा। लेकिन अगर केवल मेथड पूछता है तो तीनों मेथड एक ही में पूछेगा, अगर केवल एक मेथड पूछता है तो उसमें आपको लाभ और हानि दोनों को बताना होगा और साथ ही साथ उसमें आपको डायग्राम बनाने की भी बोल देगा, तो ये आपका डायग्राम बनाना होगा। तो जो अब डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है इसका एडवांटेज क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो लाभ की बात करें तो यह जो होता है सरल और सस्ता होता है और केबल में जो उत्पन्न गर्मी होती है आसानी से ज़मीन में फैल जाती है, क्योंकि केबल के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी हमने बालू की परत से उसको ढका है। इसमें हानि क्या होता है, जो केबल नेटवर्क में बदलाव, जैसे कि अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ा कि उसी स्थान से एक और केबल को ले जाना है तो केबल नेटवर्क में बदलाव जो होता है आसान नहीं होता है और रखरखाव की लागत भी, जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आता है और इसमें फॉल्ट की पहचान करना भी मुश्किल होता है। और अगर फॉल्ट का पहचान हो भी गया तो उसको वहाँ पर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है इसके लाभ और हानि होते हैं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है आपका ड्रा इन सिस्टम।
ड्रा इन सिस्टम मेथड जो है आपका जो डायरेक्ट लेइंग मेथड है, मतलब कि प्रत्यक्ष विधि है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इसका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन उतना नहीं। अब इसका भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रा इन सिस्टम होता क्या है। देखिए, ड्रा इन सिस्टम का हिंदी होता है अनुकर्षण विधि। अनुकर्षण विधि इसको बोलते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, गड्ढे में सीधा हम पाइप को, मतलब कि सीधे गड्ढे में सीधा केबल को नहीं बिछाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम एक कंड्यूट या पाइप बिछाते हैं। सबसे पहले गड्ढा खोदने के बाद पाइप बिछाते हैं, और ये पाइप जो होता है आपका या सीमेंट कंक्रीट या कास्ट आयरन का बना हो सकता है। इसके बाद मैन होल किया जाता है। मैन होल यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ये इसी प्रकार से ऐसे होता है मैन होल। मैन होल आपको बता दी, जैसे एक दीवार है, दीवार के दो तरफ दूसरे साइड वायरिंग कर रहे हैं आप, दीवार के दूसरे साइड आपको वायर को ले जाना है, तो आप दीवार में होल करते हैं, तब वहां से क्या करते हैं, वायर को खींच लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर मैन होल वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं, मैन होल करते हैं और केबल को क्या करते हैं, मैन होल से पाइप में खींच लेते हैं, और इस प्रकार से ड्रा इन सिस्टम वर्क काम करता है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्यूट्स बनाए गए हैं, ये पाइप्स हैं और एक कंक्रीट करके कवरिंग किया गया है इसका। तो इस प्रकार से आपका ड्रा इन सिस्टम होता है, आप चित्र में देख भी सकते हैं। अब इसमें अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो आपका ड्रा इन सिस्टम होता है, इसमें जो आपका जो एडवांटेज है उसमें देखिए, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है और यह अधिक टिकाऊ एवं विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसको पाइप में, मतलब कंड्यूट में केबल को बिछाया जाता है, तो यह टिकाऊ और विश्वसनीय होता है। और इसका अनुरक्षण कार्य भी सरल होता है। और अनुरक्षण के लिए, से अगर हमको अगर पाइप जो अंडरग्राउंड केबल को बिछाएं, अगर कहीं पर फॉल्ट हो गया, तो उसके लिए हमको गड्ढे को फिर से खोदना नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर अंदर पाइप बिछाया गया है और मैन होल किया गया है। तो मैन होल से ही हम केबल को खींचकर उसका मेंटेनेंस कर देते हैं। इसके बाद इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसको बिछाने में जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसमें ऊष्मा विसरण की क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट लेइंग मेथड में देखा था, उसमें केबल के दोनों ऊपर, मतलब ऊपर की साइड, नीचे की साइड के सैंड, मतलब बालू बिछाया गया था। इससे नमी क्या था, उसमें जो भी ऊष्मा होती थी वो काफ़ी आसानी से फैल जाता था। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में आपने देखा था, जो केबल होता है, केबल के ऊपर की साइड, नीचे की साइड बालू होता है, जिससे केबल में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका विसरण हो जाता है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जो केबल होता है वो कंड्यूट, मतलब पाइप में होता है, तो इसकी विसरण क्षमता क्या होती है, कम होती है। और इसका जब भी मेंटेनेंस करना होता है या फॉल्ट वगैरह खोज के उसको सॉल्व करना होता है, मतलब उसका सही करना होता है, तो उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके हम ठोस प्रणाली की बात करें, तो जो तीसरा और सबसे लास्ट मेथड है उसको बोलते हैं सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम, ठोस प्रणाली विधि। और एग्जाम में हिंदी वर्ड आता है तो वहाँ पर ठोस द्रोणीकरण विधि भी आ सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करना है क्वेश्चन को समझने के लिए। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखें तो समझ में ना आए, तो सीधा उसका इंग्लिश वाला पार्ट देखिए, इंग्लिश वाले पार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इसमें सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, दोनों मेथड की तरह इसमें भी क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं, लेकिन जो गड्ढा खोदते हैं उसके चारों तरफ मिट्टी होता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, जो सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम होता है, इसमें ट्रेंच के चारों तरफ मिट्टी नहीं होता है। इसमें ट्रेंच जो होता है कंक्रीट का बना होता है। जैसे आप गांव में या शहर में नाली देखते हैं, नाली के तीनों साइड अगल, मतलब कि दोनों बगल में और नीचे क्या होता है, कंक्रीट का बना होता है। इसी प्रकार से ठोस प्रणाली में जो गड्ढा होता है वो कंक्रीट का बना होता है। इसके बाद उसमें क्या करते हैं, हम बिटुमिनस पदार्थ, एक मटेरियल होता है, उसको हम भर देते हैं। इस पदार्थ को क्यों भरते हैं, इस पदार्थ को भरने से जो नमी का प्रभाव होता है वो केबल तक नहीं पहुँचता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद इसे कंक्रीट से इसे कवर कर देते हैं। तो ये होता है आपका सॉलिड ट्रफिंग सिस्टम, ठोस द्रोणीकरण विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। अब अगर बात करें हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज जो है वो है कि ये अधिक टिकाऊ होता है और विश्वसनीय होता है। और इसमें भूमि में रासायनिक क्रिया, जैसे अगर भूमि में कोई रासायनिक क्रिया होता है तो उसके केबल को क्षति नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो केबल है वो कंक्रीट के ट्रेंच से बना होता है। अब इसमें जो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हानि की बात करें तो जो अगर इसको हम जो सॉलिड सिस्टम होता है, अगर इस विधि से केबल को बिछाते हैं तो इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है और बिछाने में भी बहुत अधिक समय लगता है, और इसमें कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद कर लेना है और समझ में भी आ गया होगा तीनों मेथड। पहले मेथड में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, दूसरे में हम कंड्यूट में केबल को बिछाते हैं, और तीसरा जो होता है इसमें ट्रेंच जो होता है वो कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों मेथड, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा।
तो उम्मीद है हमको इस मैराथन क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक मैराथन क्लास और आएगा जिसमें, ताकि क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कवर करेंगे। और आप लोग इस जो आपका ये सब्जेक्ट है IMRA, इसको आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए इस सब्जेक्ट में होता क्या है कि इसमें चीज़ों को आपको बहुत ही मतलब कि विस्तार से समझाना होता है। जैसे यूडबल जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको जैसे मैं पूछ लिया इंस्टॉलेशन से आप क्या समझते हैं, तो दो चार लाइन में आंसर नहीं देना है आपको जब भी एग्जाम में जाए। कम से कम इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 पेज में एक्सप्लेन करना है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें इंस्टॉलेशन जैसे है, तो इंस्टॉलेशन में कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है, ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर इंक्लूड करके लिखना होगा, मतलब कि बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आपको समझा के लिखना होगा। जब आप उसमें समझा के लिखेंगे अच्छे से, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख पाएंगे। अगर आप केवल डेफिनेशन इसमें याद करके जाएंगे तो 2-4 लाइन में डेफिनेशन लिख देंगे और आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है। इंस्टॉलेशन अगर पूछता है तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, केबल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर देना, क्योंकि संस्थापन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है। जो आप अपने सिलेबस में टॉपिक देख रहे हैं इंस्टॉलेशन में, ये सभी टर्म जो है इंस्टॉलेशन में ही यूज होते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम में एक्सप्लेन करके 2 या 3 पेज में लिखना है। तो आप लोग इसका अगर इंपॉर्टेंट नोट्स का PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट मैराथन क्लास में।